इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। अच्छा, हमारे साथ हैं एक मिनट है ह्यूमन, उसके बाद कबीर नहीं, सॉरी कबीर नहीं। अच्छा, अब जो ऋषि। है भाई, अगर मुसलमान भाई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जी बोले। नमस्ते सभी को, क्या मेरा नाम है भाई? नमस्कार। ह्यूमन साहब जी, हेमंत। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया बढ़िया, आपके बात। आवाज कट रही है थोड़ा आपकी। सर आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं तो इस बात पर अड़ा हूँ कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, फिर भी आपने और आप बहुत कहते सी हैं, मूर्तियों मैं की। इसका प्रूफ दूंगा ना। आप तो कह रहे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, आप प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन मैं जी गॉड जी, नहीं है इसका प्रूफ दे हाँ, सकता हूँ। मोस्ट वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। शुरू शुरू कर दिया। करते हैं। अच्छा, आप जानवरों के में कोई गॉड देखते हैं? जानवर तो हमसे बहुत ज्यादा है ना, स्पीशीज जानवरों की। चींटी ले लो, शेर ले लो, बंदर ले लो, कितने सारे स्पीशीज है। वी ह्यूमंस आर वन वन टाइप ऑफ एनिमल एंड रेस्ट ऑल अदर्स आर एनिमल्स। वी ऑल आर एनिमल्स रादर। हम में सिर्फ फर्क इतना है कि हम भाषाओं से बात कर पाते हैं, राइट। जानवर आपस में कोई बात नहीं कर पाते, कोई भी जानवर आपस में बात नहीं कर सकता। बोलने दे, पहले पूरा आर्ग्यूमेंट रखें फिर जवाब देंगे। हाँ, जब जानवर कोई बात नहीं कर पाता, उनके पास लिखने की एबिलिटी नहीं है, उस चीज को वो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, इसीलिए उनके पास गॉड नहीं है। हमने लिखने का ज्ञान पाया। लिखने का ज्ञान मतलब हमारे लिए एक टंग है, जो एक फ्लेक्सिबल फॉर्म की टंग है, जो दूसरे जानवर में नहीं है, जिसकी वजह से हम अलग अलग भाषाओं में बात कर पाते हैं, राइट। अब अलग अलग भाषाएं ऐसे ही नहीं आ गई। भाषाएं पहले प्रकृति से आकार लेती हैं, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, जिसे हम शुरुआती दौर कहते हैं, वे तस्वीर बनाते हैं प्रकृति का। यानी कि तब उनके पास ये ज्ञान नहीं है कि कैसे किसी से बात करें। बात के लिए तो भाषा चाहिए ना। मैं अगर हिंदी में बात कर पाता हूँ तो मैंने हिंदी सीखी है। अगर मैं चाइनीज में बात करूं तो चाइनीज मैं सीखता हूँ, तब जाके मैं बात कर पाता हूँ। एक चाइनीज मेरे से बात करे तो मैं उसकी कोई भी बात नहीं समझ पाऊंगा, जबकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। भाई उसकी भाषा चाइनीज गॉड है, के एग्जिस्ट ना मेरी करने का, भाषा हिंदी है। गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस का प्रूफ चाहिए हाँ, मुझे। मैं गॉड लिंग्विस्टिक्स की अभी बात कर अभी रहा तक हूँ। आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया जल्दी नहीं आ है। जाए ताकि अगर टाइम मिले ना जल्दी आ जाए। हाँ, नहीं। अगर आप मैं ऐसे कह दूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड को बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन ने आपको लिखती रूप में पता लगा ना गॉड। आपको क्या आसपास महसूस हुआ? क्या आपका ऐसा कोई काम? अच्छा मुझे ये बताइए, आप जब बीमार पड़ते हैं, खुदा आपको ठीक करने आता है या डॉक्टर को बुलाते हैं? डॉक्टर का कैसे आया? डॉक्टर को तो खुदा ने नहीं बुलाया, डॉक्टर तो वो पढ़कर बना ना। अगर वो पढ़ता नहीं तो क्या डॉक्टर बनता? जब पढ़ाई लिखाई थी नहीं तो ह्यूमन का इलाज कौन करता था? कोई गॉड करता था क्या? प्रकृति से होता था। उसको पढ़ने लिखने के जब सीखे हमने, ह्यूमन में इतनी जटिलता है, ह्यूमन की अपने इंटरनल सिस्टम की, उस जटिलता को हमने पढ़ लिख कर जाना कि कौन सी जटिलता है, कौन सी रुकावट है जिसको ठीक करना है। ये रुकावट आती तो इस तरह की दवाई चाहिए, इस तरह का इलाज चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हमने पढ़ लिख कर सीखा। आज तो हम माइक्रो लेवल तक आ चुके हैं, लेजर ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट। तो हम ये जब चीजें पढ़ लिख कर सीखे हैं, और वो पढ़ने लिखने में ही गॉड तैयार हुआ। गॉड था नहीं कभी भी। अगर गॉड था तो आप मुझे ये बताइए, ऐसी भाषाएं, ऐसी लिपि मिलती है जिसको आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, तब तक इसका मतलब वो भाषा थी ना। वो भाषा कहाँ चली गई? वो भाषा थी, आज तक उसे पढ़ नहीं पाए। बोलोगे, देखें कितने सबर के साथ हम आपकी बात इतनी देर से सुन रहे थे ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने नाम। हाँ, अब हम आपकी बात का जवाब देंगे वन बाय वन, ठीक है। जी जी जी। मुझे आपकी दलील से कोई इत्मीनान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये एक आर्गुमेंट था।
इसमें मैं 2-3 बातें आपने लिखी और मैं चाहूंगा कि आप उसी सबर से सुने जिस तरह मैंने आपकी मुकम्मल बात बिल्कुल को बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा। आपने ये बात कही कि हमें और हमारे और जानवरों के दरमियान फर्क ये है कि जानवर कम्युनिकेट नहीं करता है, नहीं कर इंसान सकते आप। कम्युनिकेट करता है। अब मुझे बोलने दीजिए, कॉमन अभी आप एक मिनट, आप जानवरों को ऐसे मत लीजिए। जानवर में अगर सिर्फ कुत्ता लूं ना, 2 कुत्ते आपस में बात नहीं कर सकते। ठीक, 2 अगर आप कुत्ते मुझे आप घर में एक जगह रहते हो तभी बात भाई कर सकते हैं। बोलिए। थोड़ा सा मुझे बोलने हाँ, भी बोलिए। देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हाँ वरना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सुनना तो बेकार गया। मैं अपने जानवरों को क्लियर करना चाहता हूँ, कहीं आप जानवर, सारे जानवर एक ही कैटेगरी में ना ले आए। मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। जानवर जी बोलिए। कम्युनिकेट करता है, हाँ, नहीं इंसानों की करता है। तरह। भाई बोलने दे प्लीज। जानवर कम्युनिकेट करता है, इंसान की तरह कम्युनिकेट नहीं करता है। बाकायदा एनिमल किंगडम पर जो लोग रिसर्च करते हैं उसमें एक शोबा इस पर भी है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, यानी एक साइंस है कि कैसे जानवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यही वजह है कि डॉल्फिन का कम्युनिकेशन, उस पर पूरी स्टडी होती, रिसर्च है। हाथी एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और इस तरह के हम उसको नहीं सुन पाते हैं और हाथी एक दूसरे को सुन लेते हैं। पूरी उसके ऊपर रिसर्च और स्टडी है कि वो जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते हैं, वो अलग ही फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो जानवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हाँ, अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज नहीं करते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन विद इन वन स्पीशी कम्युनिकेशन फुल ऑन है और उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का इंसानों में है। ऑब्वियसली बात है, वरना वो हमसे आगे बढ़ चुके होते, उसको हम मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके आर्ग्यूमेंट की सिंपल बुनियाद यह है, चूंकि इंसान के पास पेन है, इंसान के पास वो लिखना जानता है, वो रैशनली कम्युनिकेट करना जानता है, वो रैशनली गुफ्तगू करना जानता है, तो उसने गॉड के तसव्वुर को क्रिएट किया है, गॉड के कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है, वरना जानवरों में गॉड नहीं पाए जाते। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं जानवरों के ताल्लुक से कि क्या विद इन ह्यूमन कैपेसिटी किसी जानवर के बारे में कि वो इस वक्त एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, फीलिंग तो जानवर के अंदर भी होती है ना, वो आप बता सकते हैं कि जानवर इस वक्त ये सोच रहा है, जानवर इस वक्त उसकी ये फीलिंग है? नहीं बता सकते। हम जानवरों की फीलिंग को नहीं समझ सकते, तो आपने ये कैसे समझ लिया कि ये ह्यूमन क्रिएशन है, जानवरों के यहां तो गॉड होता ही नहीं है? आपके पास इसकी दलील सिवाय इसके ये है कि आपके पास कोई दलील नहीं है। The only argument you have is that there is no argument कि जानवरों में भी गॉड के एग्जिस्टेंस का तसव्वुर है। That's the only argument you have कि दलील नहीं है, और आर्ग्यूमेंट ना होना आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने अलग अलग लैंग्वेजेस की मिसाल दी कि भाई इंसान जो है वो लैंग्वेज बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, जो हिंदी बोलता है वो चाइनीज नहीं समझ। आई अंडरस्टैंड, मैं लैंग्वेज ही के जरिए गॉड को प्रूव करता हूं। एक आर्ग्यूमेंट है जो जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रामर आर्ग्यूमेंट। यूनिवर्सल ग्रामर का क्या मतलब है? आप दुनिया की किसी भी जबान को उठा लें, कोई भी जबान होगी, वो बज़ाहिर में लगता है कि जमाने इंसान की बनाई हुई है, बज़ाहिर में ऐसा ही लगता है, लिंग्विस्ट की थ्योरी यही है, हिंदी बोलने वालों ने ही हिंदी बनाई होगी, संस्कृत बोलने वालों ने संस्कृत बनाई होगी, लेकिन इन तमाम जबानों में, चाहे वो अमेज़न के जंगल में बोली जा रही है, अगर वो प्रॉपर लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो यूनिवर्सल है। यानी हर लैंग्वेज में कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनको देखकर आप ये कहेंगे कि ये वर्ब्स हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनको देखकर आप ये कहेंगे कि ये नाउन्स हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनको सुनकर और देखकर आप ये कहेंगे कि ये पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फाज को आप एडजेक्टिव्स मानेंगे, कुछ अल्फाज को आप एडवर्ब्स मानेंगे। ये जो अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस सेम ग्रामर काम करता है। यही वजह है कि एक लैंग्वेज के ग्रामर को समझने वाला दूसरे लैंग्वेज का ग्रामर बहुत आसानी के साथ समझ सकता है, सीख सकता है। ये जो फैक्ट है ये खुदा के इंटरवेंशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। वो खुदा ही है जिसने ऑब्जेक्टिवली यूनिवर्सल ग्रामर क्रिएट किया और इंसान को दिया है कि इस तरीके से तुम कम्युनिकेट करो। तो भाई जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं ना खुदा के अगेंस्ट, वो खुदा के वजूद की और उसके एग्जिस्टेंस की दलील है। आपने एक और बात की डॉक्टर की, आपने कहा कि भाई जब आप बीमार होते हैं तो आप खुदा को बुलाते हैं या डॉक्टर को? हम पहले खुदा को बुलाते हैं, वो खुदा फिर डॉक्टर भेजता है, वो डॉक्टर हमारा इलाज करता है और उस इलाज के अंदर खुदा बरकत डालता है तो फिर हमारा इलाज वो कामयाब होता है, नहीं डालता तो कामयाब नहीं होता। अगर डॉक्टर के इलाज करने से इलाज
कामयाब हो जाता और खुदा की जरूरत नहीं होती, तो फिर हर डॉक्टर का इलाज कामयाब होना चाहिए था। ये क्या वजह है कि डॉक्टर भी आके एक मरतबा आकर खुद हथियार डाल देता है? जब हालात ऐसे होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई अब दुआ का वक्त है, दवाओं ने तो साथ छोड़ दिया। वो डॉक्टर की जिसको आप खुदा मान रहे हैं वो खुद खुदा को बुला रहा है भाई। जी, ओवर टू यू। चलें भाई, माइक अनम्यूट कर दीजिए अपना, बोलें भाई बोलें। क्या तो मैं दोबारा से आता हूँ। डॉक्टर, मैंने पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स, there is a minute things are there within the body, right? So you can reach up to certain level. Every doctor cannot be able to treat every sort of thing, right? आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपके मसल्स में प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग अलग डॉक्टर अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। डॉक्टर एक हद तक जाता है जहां तुमने पढ़ा, अभी और आगे 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 से आगे आगे बहुत सारी चीजें नॉर्मल आ जाएंगी। पहले पोलियो का इलाज नहीं था, टीबी का इलाज नहीं था। चले मैं आपसे पूछता हूं कि जिस बीमारी का इलाज डिस्कवर हो गया, क्या वो इलाज 100% काम करेगा या वो पॉसिबिलिटी है कि काम करे और पॉसिबिलिटी के काम ना करे? 90% तो काम करता है। 10% क्यों नहीं करता? 90% तो काम करता है। सर मुझे ये बताइए, आप आंख से 100% दिखते हैं? नहीं, मैं तो खुद ही मान रहा हूँ, मैं तो खुद ही मान रहा हूँ भाई। ये तो मेरा आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट आप स्टील करके कहां को लेके जा रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने कहा कि भाई बहुत सारे बीमारियां हैं भी उसका इलाज डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक, आई नो, जिनका इलाज डिस्कवर हो गया वो इलाज 100% नहीं करता, 90% क्या उससे भी कम करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। मैं ये मानता हूं कि वो इलाज, होल्ड ऑन, मैं ये मानता हूं कि वो इलाज उस वक्त करेगा काम जब खुदा चाहेगा। खुदा नहीं चाहेगा तो इलाज काम नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है, चाहे वो कितना ही टेस्ट हो। सर ये तो आपने डाल दिया ना, आपने, मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ। अगर मुझे कभी भी दिक्कत होती है, कोई भी कुछ भी होता है, चले अगर कॉज एंड इफेक्ट, रुक जाइए, मैं एक हाइपोथेटिकल आपके सामने एक हाइपोथेटिकल डालता हूं। अगर कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता इतना ही मजबूत है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। इमेजिन करें कि आप whoever you are, मैं आपका नाम नहीं पता, आप और आपके दोस्त, ठीक है, एक ही शहर में एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, उसी एरिया में पले बढ़े, एक ही स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की, एक ही कॉलेज गए और एक ही इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कदम रखा, ठीक है, सब कुछ एक जैसा है, फैमिली हालात एवरीथिंग सेम, लेकिन आप ज्यादा कामयाब हैं, आपको हालात ले गए किसी दूसरे मुल्क, आईटी कंपनी के आप सीईओ बन गए, और एस्ट्रोनॉमर के सीईओ मत बनना, आजकल बहुत हालात उसके खराब है, तो आप सीईओ बन गए किसी कंपनी के, और दूसरा जो दोस्त है वो आपका रह गया वहीं नोएडा में बैठा हुआ, वो बस उसको 9 to 5 जॉब है, 35,000 रुपए कमाता है। तालीम दोनों की एक जैसी है, ये क्या वजह है कि एक की किस्मत में बहुत लग्जरी है, लाइफ बहुत आसान है, दूसरी की किस्मत फूटी हुई है? ये क्या वजह है जबकि तालीम एक जैसी, तजुर्बा एक जैसा, माहौल एक जैसा, कॉलेज एक, स्कूल एक, सब कुछ एक, ये फर्क क्यों हुआ? It's the difference of opportunity. Simple. किसने दी? ये किसने दी opportunity? किसने दी? सर आप ये तो आप कह रहे हैं ना कि मुझे किसी ने दिया, ये तो अपॉर्चुनिटी मुझे, मैंने खुद ग्रैब किया। वही ना, वो ये कह सकता है कि यार ये सुनिए कोई ना कोई तो देने वाला है। अपॉर्चुनिटी एक के पास आई, दूसरे के पास नहीं आई, क्यों? अगर कॉज एंड इफेक्ट में इतना मजबूत रिलेशन है कि जो कॉज कहेगा वैसा ही इफेक्ट होगा, तो फिर अपॉर्चुनिटी दोनों के पास आनी चाहिए थी, एक के पास क्यों आई? सर अगर अपॉर्चुनिटी दोनों के पास सेम आती तो मैं भी यासिर होता आज, मैं भी यासिर होता ना। वेरी गुड, क्यों यासिर? वेरी गुड, you stole my argument, you stole my argument कि आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले ने नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाले ने दी। बताइए, अभी मैं समझाता हूँ, अभी आपने तो आर्गुमेंट दे दिया, क्या सभी डॉक्टर होंगे? भाई ये तो मेरा आर्गुमेंट है ना, ये तो मेरा आर्गुमेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। आप फेल हो रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर तो फेल हो गए। मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर नहीं होते, सारे इंजीनियर नहीं होते, खुदा अपॉर्चुनिटी देता है, किसी को कामयाब करता है, किसी को कामयाब नहीं करता। अगर हम आपके उसूल को मान लें कि जैसा कॉज होगा तो इफेक्ट वैसे ही होना चाहिए, तो फिर इन दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सेम लेवल और सेम पे चेक होना चाहिए इनके पास। व्हाई दे आर डिफरेंट? जानवर में हर कुत्ता कुत्ता ही होता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाता। इंसान ही को डॉक्टर बनना पड़ता है, इंसान ही
स्पिरिचुअल बात कर सकता है, इंसान ही किसान बन सकता है। I know that, लेकिन इंसान हाँ। में जितने भी डॉक्टर बन गए, क्या सारे एक हाँ। लेवल के? हर एक का लेवल अलग है ना सर। आपके लेवल में और किसी दूसरे के लेवल में डिफरेंस क्यों है? ये खुदा क्यों करेगा? खुदा क्यों आपने करेगा? किया? आप अपनी मैंने नॉलेज, और आपने किया ये डिफरेंस? आपकी अगर ज्यादा नॉलेज, मेरे और आपके होल्ड ऑन, मेरे और आपके अकल के हाँ। लेवल में जो डिफरेंस है वो मेरे और आपका बिल्कुल, किया हुआ आपकी है। ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास कम नॉलेज है। वो कैसे है? है ना? वो किसने, वो किस बुनियाद पर है, क्यों है? मैं एक्सप्लेन तो कह रहा हूँ, आपने बताओ ना। मैं वही बोलूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मैंने सीखी नहीं है, यही मान लेता हूँ। क्यों नहीं है? अब एक मिनट, मुझे आर्गुमेंट तो पूरा करने दीजिए ना सर। आप उससे पहले ही अपना, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, यू मे बी वेरी गुड स्पिरिचुअली, spiritual understanding, but I may be somewhere in doctoral profession, right? So I may be very good in doctor professions, right? But उसी जगह पर आप डॉक्टर के काम को नहीं कर सकते, तो नहीं, मैं मान रहा हूँ, आई एग्री। अगर आप डॉक्टर हैं, किसी ने दिया नहीं ऐसा। आई एग्री आपके, अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, तो दुनिया में आप अकेले तो है नहीं, कोई दूसरा भी डॉक्टर होगा। हाँ बिल्कुल, आप ही की फील्ड में होगा। अगर आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, ठीक है? ये दोनों एक लेवल पर क्यों नहीं है, जबकि इनको अपॉर्चुनिटीज जिंदगी ने एक ही दी? सर, आप एक ही स्कूल गए, एक ही कॉलेज गए, एक ही महल्ले में पढ़े, एक ही शहर से निकले, एक के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, दूसरे के पास कम है, ऐसा क्यों है? नहीं है, अपॉर्चुनिटी कोई देता नहीं है, अपॉर्चुनिटी कोई देता नहीं है। यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। जो मैं कह रहा हूं ना, आप वो समझ ही नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि लाइफ में दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, रिजल्ट डिफरेंट है। ये रिजल्ट डिफरेंट क्यों आया है? अपॉर्चुनिटीज तो सेम है ना सर। एग्जाम आता है ना, एग्जाम में आपका नॉलेज टेस्ट होता है, राइट? दोनों का परसेंटेज 90% है। कितना? दोनों का परसेंटेज 90% है। 90% है, तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि किसी 80% वाले को मिल जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों 90% है, दोनों 90% है, लेकिन एक जो 90% वाला है वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, जो दूसरा 90% वाला है वो अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहा है। तो हु डिसाइडेड दिस? ये रिजल्ट डिफरेंट क्यों हुआ? मैं अभी आपका उसी आर्गुमेंट को तो मैंने दिया कि मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की। अपॉर्चुनिटीज दोनों को बराबर मिली हैं। अब टू देयर कॉलेज ग्रेजुएशन, दोनों को अपॉर्चुनिटीज बराबर हैं, दोनों की सेम नॉलेज है, दोनों सेम कॉलेज से निकले, एवरीथिंग इज सेम। एक की जिंदगी में आसानी, दूसरी की जिंदगी में आसानी नहीं है। एक्सप्लेन करें क्यों? ठीक है, अब बताता हूँ। पीजीआई में मैंने ज्वाइन करना है, मैं डॉक्टर हूँ, राइट? मैंने पीजीआई ज्वाइन करना है। पीजीआई में 2 सीट खाली है, वहां पर 100 अपीयर होते हैं। आपने जिसका नाम लिया वो भी मेरे साथ ही है, ठीक है? और उसी के बराबर का एक और कहीं और से भी है। मैं और वो दूसरा आदमी सिलेक्ट हो जाते हैं, 2 जने पीजीआई में चले जाते हैं। हाउ कैन द अदर वन हु हैज द सेम अपॉर्चुनिटी, सेम नॉलेज, एवरीथिंग इज देयर, बट ही डजंट गेट सिलेक्टेड? So where do you point out? Is it the somebody God above the sky is giving the opportunity? I am simply asking you this question: कि both students had the same opportunity all their life until they got their final result. Final result दोनों का 90% है ना भाई? दोनों बहुत bright स्टूडेंट रहे, कॉलेज से पास आउट हो गए, डॉक्टर बन गए। एक की जिंदगी बड़ी शानदार गुजर रही है, दूसरे की जिंदगी अभी भी नहीं ऐसी गुजर रही, वो भी स्ट्रगल में ही है। जी। ऐसा क्यों हुआ? ये रिजल्ट का डिफरेंस क्यों हुआ? तो डिफरेंस आएगा ना। क्यों? अरे हर इंसान में डिफरेंस है। क्यों है? इंसान में डिफरेंस आएगा। क्यों नहीं? वो तो जिसके साथ जो दूसरा स्टूडेंट है ना, जो पीछे रह गया, वो भी पहले वाले की तरह उतना ही कामयाब होना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो उसको जाने दे रहा है। वो भी चाहता है कि यार मैं भी गूगल का सीईओ बनूं, वो भी चाहता है कि मैं भी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनूं। सर वो अपीयर हुआ ना अपॉर्चुनिटी के लिए, मैंने बताया ना कि पीजीआई में 2 सीट थी, उसको मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? नहीं क्यों? सर उसको नहीं मिली तो तीसरा जिम्मेवार कहां से आ गया? वो तो वो खुद जिम्मेवार हुआ ना सर।
भाई वो तो पूरी कोशिश कर रहा है ना कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे फ्रेंड को मिली और उसने ग्रैब कर ली, मुझे भी मिलनी चाहिए और मैं भी ग्रैब करूंगा। वो क्यों नहीं मिल रही उसको? तो वो नेक्स्ट टाइम ग्रैब कर सकता है। अब उसको वो मर गया, वो इसी तरह मर गया, हाँ? वो क्यों नहीं मिली हाँ, तो उसको? मर गया अगला तो मरतबा, अगली मरतबा आया ही नहीं। ये रिजल्ट का ठीक है, डिफरेंस मर गया। क्यों है? मैंने देखें, सर मैं हमने यही तो- होल्ड ऑन ह्यूमन साहब, एक चीज मैं बताता हूँ, ये there जो is a पूरा pyramid, there डिस्कशन is a हुआ, pyramid in the human life. वेट, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ ना, इससे क्या चीज समझ में आई? इससे ये समझ में आया कि इस दुनिया में कॉज का और इफेक्ट का रिलेशन जरूर है, लेकिन उस कॉज और इफेक्ट के रिलेशन को मैं और आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, गॉड कंट्रोल कर रहा है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। बाकी आपने जो लिंग्विस्टिक की मिसाल दी थी, डॉक्टर की मिसाल दी थी, जानवर नहीं बोलता, सबको मैंने सबका जवाब दे दिया। अब अगली मरतबा बात करेंगे आपसे। सर डॉक्टर चलिए ठीक है, मैंने तो बता दिया, जानवर बात नहीं करता। करेंगे। आप सुनते नहीं है, एक तो अगली मरतबा बात करेंगे। हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद मुस्लिम भाइयों को लेना। ये लास्ट नॉन मुस्लिम कॉलर है, ओजस। क्या नाम है भाई? ओजस। ओजस जी। ओजस भाई, आप माइक अनम्यूट करें। म्यूट कर रहे हैं स्टेज पे आके। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सलाम वालेकुम, नमस्कार। बड़ा ऊपर वाली की कृपा है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल गया। जी फरमाइए, क्या हाल सर मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा दूसरे तरीके से का है। ओके। सर एक्चुअली में मैं ना आपकी वीडियोस देखता था, तो काफी मुझे अच्छी लगती थी आपकी वीडियोस। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मैं हिंदी इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बोलूंगा, इज इट ओके? हाँ हाँ, नो टेंशन, हम भी ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। तो सर आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ मैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर जो है अभी एक हालात चल रहे हैं, थोड़ा इस्लामोफोबिया चल रहा है इंडिया में, जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें ये लगता है कि यार ये ठीक चीज नहीं हो रही है हिंदुस्तान में। तो हमने अपने लेवल पर रिसर्च करी या कोशिश करी, या सोशल मीडिया पर भी हमने इसके ऊपर काफी काम करा। तो हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स जो थे ना इस्लामोफोबिया के, वो सारे आंसर्स हमने इकट्ठे कर लिए और हमने बहुत अच्छा वो काम करा उसके ऊपर, जिससे इस्लामोफोबिया को कुछ तो कम हुए। जैसे कि मुस्लिम्स का रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, या मुस्लिम्स का रोल सोसाइटी मेकिंग में, या नेशन बिल्डिंग में। तो हमने ये देखा कि राइट विंग वाले बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं इंडिया में अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मतलब उनका सब कुछ झूठ पर चलता है। तो एक नई चीज आजकल चल रही है, वो है कि एक कुछ एक्स मुस्लिम मूवमेंट करके हम सुन रहे हैं। और होता यह है कि जब हम किसी से डिबेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे सारे आर्ग्यूमेंट बहुत उन पे भारी पड़ते हैं। तो होता यह है कि वो कुछ हिस्टोरिकली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते, कल्चरली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते, या कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दे पाते, तो वो इस्लाम पर उतर जाते हैं। इस्लाम पर वो आ जाते हैं, तो फिर हमें उसका जवाब आता नहीं, क्योंकि मैं एक हिंदू और हमारे जो कुछ जानकार हैं, जो हम लोग मिलके कर रहे हैं, वो भी हिंदू ही हैं, उसमें मुस्लिम नहीं है कोई। तो वो इस्लाम पर आ जाते हैं, तो इस्लाम पे हमको जवाब नहीं दे पाते। वो हमें इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि तुम एक्स मुस्लिम की वीडियो देखो, कि इस्लाम तो एक तरह से बहुत खराब चीज है, एक बिल्कुल कैंसर है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट वो देने लग जाते हैं कि ये मतलब एक आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती जो है हराम है, तो इसी कारण से जो है जो राजा महाराजा जो थे मुसलमान, जो बादशाह हुए थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती तलवार की नोक पर जो है मजहब में उनको कन्वर्ट करा। क्यों करा? क्योंकि वो उन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? क्योंकि अगेन वही वाला रीजन, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिपिंग गलत है। तो ठीक है, इसी के तहत उन्होंने ये सब करा। चले मैं तो मुख्तसर इसमें हमारी मदद आप क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को, जो नफरत का आधार बने हुए हैं, इसको हम कैसे वो कर सकते हैं? एक तो ये कि मैं रिकमेंड करूंगा डॉक्टर राम पुनियानी की वीडियोस, और इस ताल्लुक से आप इस मौजू पर, यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, मंदिर तोड़े मंदिर बनाए वगैरह वगैरह, उन्होंने जितना काम किया है, आई डोंट थिंक कि किसी दूसरे ने खुसूसन हिंदू कम्युनिटी से इतना काम किया होगा। तो राम पुनियानी का इस मौजू पर अच्छा काम है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जो आपको इसका कोई जवाब नहीं देना है कि इस्लाम क्या कहता है, चूंकि आप मुसलमान नहीं है, ये तो मुसलमानों पर छोड़ दें या हमारे पे छोड़ दें। ऐसा कोई आदमी, उसको आप हमारी स्ट्रीम का पता बता दें, यहाँ आ जाए और हमसे बात कर ले। ठीक। तीसरी बात यह है कि आप अगर इस्लामोफोबिया को गलत समझते हैं, और मुझे यकीन है कि गलत समझते होंगे, और इसीलिए आपने बताया कि आपने मेहनत की है वगैरह वगैरह, आप क्यों कर रहे हैं ये काम? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मुल्क में
अमनो अमान रहे, या इसके अलावा कोई मकसद है? यही मकसद है ना नहीं, भाई? यही मकसद है, एग्जैक्टली यही मकसद है। मुल्क में सुकून रहे, अमन रहे। अच्छा, हाँ हाँ अब इमेजिन करें कि किसी मुसलमान ने 1000 साल पहले कोई काम किया जो गलत किया, ठीक है, किसी मुसलमान ने किया 1000 साल पहले। सिंपल सी बात है कि उसको आप आज हाईलाइट करके अगर मुल्क में बदअमनी फैलाएंगे तो क्या उसको लॉजिकली सही ठहराया जा सकता है? यानी आज के मुसलमान को तो 99% पता भी नहीं है कि 1000 साल पहले किसी मुसलमान ने कुछ किया होगा। वी डोंट नो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो यानी आज का मुसलमान 1000 साल पहले के मुसलमान के की हरकत या उसके काम का जिम्मेदार तो नहीं होगा ना। आप ये देखेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में सब लोग अमनो अमान से रह रहे हैं, खुशी, एक दूसरे से मिलना जुलना, उठना बैठना, शादी ब्याह, मरना जीना, सब एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं। अचानक क्या हुआ? अचानक वो जैसे होता है ना कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक उसकी टर्मिनोलॉजी है उसकी बायोलॉजी की। अचानक एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ बदल गया, और सब कुछ बदल के फिर कुछ कीड़े मकोड़े एक्स मुस्लिम के नाम पर भी आ गए, और वो क्या इतना टर्टर करने लगे, और वो एक कम्युनिटी को दुश्मन बनाकर दिखाने लगे, लोगों को कहने लगे कि ये कम्युनिटी बहुत खराब है, ये कम्युनिटी। तो उससे क्या हो रहा है? अब यहां देखें बदअमनी कौन फैला रहा है? वो मुर्तद फैला रहे हैं कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और जो मुल्क में अमनो अमान नहीं होने देना चाहते, वो फैला रहे हैं, या वो जो अपने घर में आराम से बैठा कुछ नहीं कर रहा है 1000 साल पहले का वो जिम्मेदार है? मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। वो तो है ही बात। वो तो ये ज्यादा गंदगी जो फैला रहे हैं वो यही लोग फैला रहे हैं, एक्स मुस्लिम वाले। और मुझे वो एजेंडा लगता है, मतलब बेसिकली एजेंडा है अगर उनका। कोई ऐसा नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान के ताल्लुक से रखना चाहता है तो ठीक है, आप उसको हमारी स्ट्रीम का पता बताएं। हमारे अभी आप देखें शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी लोग आए वो ऑलमोस्ट सभी नॉन मुस्लिम थे। आप शायद अब आने शुरू होंगे मुसलमान, ठीक है, सारे नॉन मुस्लिम थे। हम नॉन मुस्लिम ही से बात कर रहे हैं, अलग अलग मौजू पर। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैंने भी आपको किसी मुसलमान का नाम नहीं बताया, मैंने आपको हिंदू का ही नाम बताया, डॉक्टर राम पुनियानी। अच्छा, डॉक्टर राम पुनियानी, ठीक है। तो ये इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर कुछ, मतलब इस्लामिक थियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब एज पर देम वो ये कहते हैं कि देखो, मैंने इस्लाम को बिल्कुल नहीं जाना है, मैं बहुत कम जानता हूँ इस्लाम के बारे में। तो इस्लामिक थियोलॉजी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे जो एक्सट्रीमिज्म जो रहा है इंडिया में 1000 साल से, वो इस्लामिक थियोलॉजी के कारण है? दुनिया में एक्सट्रीमिज्म अगर आता है तो वो मजहब को रिजेक्ट करने की वजह से आता है, मजहब की वजह से नहीं आता। आई डोंट नो कि आप एक्सट्रीमिज्म को क्या डिफाइन करते हैं। अगर एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये है कि भाई ये सही है वो गलत है ना, अगर ये एक्सट्रीमिज्म है तो यस आई एम एक्सट्रीमिस्ट, आप भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, और मुबारक हो कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, चूंकि आप भी एक चीज को सही और दूसरे को गलत समझते हैं। मसलन आप ये कहते हैं कि भाई मुल्क में जो अमन फैलाए, अमन की खिलाफ वर्जी करेगा, बदअमनी फैलाएगा, वो मुल्क का गद्दार है, मैं उसको गलत मानता हूं। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो आपने उसको गलत माना और जो अमन की बात करेगा उसको सही माना। ये अगर एक्सट्रीमिज्म है तो आप भी एक्सट्रीमिस्ट, मैं भी एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, वो तो परिभाषा पे, डेफिनेशन पे किसी चीज को सही या गलत कहना अगर एक्सट्रीमिज्म है तो यस वी आर एक्सट्रीमिस्ट। जो थियोलॉजी है वो आपको क्लियर कट बताती है कि ये सही है या गलत है। थियोलॉजी आपको ये बताती है कि जिस एक ने इस पूरी धरती को और पूरी कायनात को बनाया है, इबादत उसकी होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत करना गलत है। अगर ये सही और गलत को बताना एक्सट्रीमिज्म है तो यस वी आर ऑल एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन वो थियोलॉजी आपको ये नहीं कहेगी कि चूंकि फला आदमी उस एक के बजाय किसी दूसरे की इबादत कर रहा है, तुम जाओ उसको कत्ल कराओ। ये पूरी थियोलॉजी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और अगर कोई इसको कोट करता है कि नहीं सूरह बरात की आयत नंबर 5 फला ढिका, उसका हम 10 मर्तबा उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इट डज नॉट, इट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। तो सर यही हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट का और ये सब हवाले देकर जो है एक अलग तरह की नफरत, क्योंकि उनके पास और कोई आर्ग्यूमेंट बचा नहीं। हिस्ट्री में हमारे सामने वो टिक नहीं सकते, जैसे हमने इतना मेहनत उस पर की है कि जितने आर्ग्यूमेंट हमने जमा कर रखे हैं, कि जो भी वो बोलते हैं कि मुसलमानों पे जो भी आरोप लगाते हैं, जो भी एलिगेशन लगाते हैं, या फिर जो भी उनके बारे में फैलाते हैं कि लव जिहाद या ये वो या जितनी भी चीजें हैं, सबके जवाब हैं। पर जब वो इस्लाम पे आ जाते हैं तो हम बिल्कुल कुछ बता नहीं पाते। तो हमें उनको वो यही कहते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में ही प्रॉब्लम है। बात यह है कि मसला थियोलॉजी का है ही नहीं, मसला है हिस्ट्री का। आप बताएं कि इंडिया में हिस्ट्री का, यानी जो डिबेट हो रही है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही है। इंडिया में जो डिबेट चल रही है क्या वो थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है?
सर थियोलॉजी को भी ले आते हैं वो बीच में, वो तो वो आपके लेकर जो इसलिए होली आ रहे हैं प्रॉफिट है कि उनके चूंकि बारे में भी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उनके पास कुछ बच्चा नहीं है, पूरी डिबेट हाँ, ही उनके पास कुछ हिस्टोरिकल बचा कॉन्टेक्स्ट में हो नहीं। रही है। भाई हाँ। अगर मान लो इंडिया में बाबरी मस्जिद का केस ना होता, इस्लामोफोबिया होता थोड़ी देर के लिए मान नहीं, लीजिए, वो बहुत या बड़ा उस लेवल कारण का ना बना। होता, या उस लेवल का ना होता। अब बाबरी मस्जिद का जो हाँ, केस है वो एक हिस्टोरिकल केस है ना। बाबरी मस्जिद का हाँ, नाम हाँ, कुरान हदीस में तो है नहीं, कहीं कहां लिखा हुआ कुरान हदीस में नहीं, बाबरी मस्जिद? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये कहीं थियोलॉजिकल नहीं केस लिखा नहीं है, है। हिस्टोरिकल केस है। जब आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में फेल हो गए तो अब आप थियोलॉजी के टेक्स्ट को मिसकोट करने लगे, दैट शोज योर इल इंटेंशन। अच्छा, हाँ ये तो है, अगर वो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे पा रहे और मिस कोट कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो वो उनकी तरफ से गलत है। तो जहां डिबेट है उसी में रहें। अगर आप डिबेट से उस मैदान को छोड़कर दूसरे मैदान में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका मकसद सिर्फ यह है कि मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए, दैट्स इट। हाँ, वो थियोलॉजी का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है और जी। मतलब इतना और ज्यादा और हो रहा है और कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप थियोलॉजी में पढ़े ही ना, क्योंकि आप थियोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को हमारी तरफ भेज दिया करें। ठीक है, ठीक चलें, है, मैं बहुत आपकी बहुत तरफ भेज शुक्रिया, दूंगा। और ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा चलें जी, तो तौहीद साहब किधर चले गए? खुद ही निकल अच्छा, गए। हाँ मुफ्ती साहब वो नहीं आप ज्वाइन कर पाएंगे, उनका नेट का कुछ इशू हो गया। अच्छा ठीक है, अहमद अली जई। जी भाई, अहमद अली जई साहब। आवाज नहीं आ रही है। मोइन AH। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सलाम। जी हाँ, कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब एक सवाल था और एक आपसे रिक्वेस्ट थी। सवाल ये है कि कोई शरिया कंप्लायंट मॉर्गेज अगर आपकी नज़र में हो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, आपकी मुस्कुराहट ही जवाब दे रही है। अगर है तो बता दें। और दूसरी चीज़ ये है मुफ्ती साहब, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका चंद दिन पहले इंतकाल हो गया, उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ास दुआ करें। उनके इन्ना लिल्लाहि व आपके इन्ना छोटे इलैहि बच्चे राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। चलें, वालेकुम सलाम। आप शरई कंप्लायंट अगर है, अगर उस पे आप कुछ कह सकते हैं तो बस प्लीज़ मुस्कुराहट से समझ थोड़ी-सी जाए वज़ाहत आप। करें। बाकी क्या करें। ठीक है, चले सही है, हो गया। ज़रूरत है मुफ्ती साहब, यानी कुछ हालात ऐसे हैं कि घर मैं काफ़ी टाइम से मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मैं असल में एक तो ये जी। कि हमारी जो स्ट्रीम है उसका नेचर ये नहीं है, नेचर उसका डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि आप किस शहर में रहते हैं यूएस में? नॉर्थ ईस्ट में हूँ मैं, शहर का नाम तो दैट्स फाइन। लेना नहीं नॉर्थ चाहता। आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो आपकी जो भी लोकल मस्जिद होगी तो वहां जो इमाम होंगे यकीनन वो किसी न किसी शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को जानते होंगे। मैं पर्सनली किसी को इंडोर्स नहीं करता हूं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपके यहाँ लोकली कोई ना कोई जरूर होगा कि जिससे आप ये सवाल कर सकते हैं, लोकल मस्जिद। जी, एक आखिरी सवाल। जी, मैंने आपकी जो शिकागो वगैरह में जो है डिवॉन्ट बैंक का नाम सुना है, जो थोड़े बहुत अगेन करीब है। अगेन अगेन आई कैन गॉट नॉट इट। इंडोर्स ठीक एनी। है। जी, अब जी, ठीक है, शुक्रिया बेहतर। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके, अच्छा जी, तो हुसैन अमजद। हुसैन अमजद साहब, एक म्यूट है आपका। अनम्यूट करें भाई, नहीं आ रही आवाज। मोहम्मद फैसल। जी फैसल भाई, फैसल साहब स्टेज पर हैं आप। हेलो। जी सलाम जी, अस्सलाम उठ वालेकुम। जाएं, सुबह हो गई। जी बोलिए। जी बस आपसे बस बात करनी थी मुझे, आपसे बात करनी थी लाइव, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। कोई सवाल है आपका? नहीं कोई सवाल नहीं, बस आपको सलाम करना चले, था और आपकी इस टीम में 1 साल से देख रहा हूँ, तो बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम सलाम, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लॉजिकल मुइज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बेसिकली पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको खुल के बता दूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूँ, ठीक है? और मतलब बहुत ज़्यादा ही इस्लामी ताल्लुक़ है मेरा। कुछ सवालात हैं मेरे इस हवाले से, ठीक है? सवालात मुफ्ती साहब ये हैं अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, अल्लाह ताला के अर्श के बारे में, जन्नत और दोज़ख के बारे में, कि ये हादिस हैं या कदीम हैं। अब जैसे अर्श का मसला है, अर्श हादिस है या कदीम है? हादिस है। हादिस है। तो कुरान मजीद में जो है ज़ुल अर्श, तो ये तो अल्लाह ताला की सिफ़त है। हम्म, ठीक है। ज़ुल अर्श जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं इस जहान को बनाया, तो अल्लाह ताला खालिक है। मतलब है कि अल्लाह ताला शुरू से ही खालिक हैं, ये खालिक ज़ुल अर्श का कदीम मतलब क्या है? सिफ़त है। ज़ुल अर्श, अर्श वाले हैं, ये सिफ़त है अल्लाह ताला अर्श की। वाला, यानी ये जो अर्श की इजाफत खुदा की तरफ है, ये इजाफत किस एतबार से है? ये ये इजाफत इज़ाफ़त तसर्रुफ के एतबार से है, मिल्कियत के एतबार से है, तख्लीक के एतबार से है, वो है ना? है ना? मैं जो समझता हूँ ये सिफ़त के एतबार से है। जैसे नहीं, इजाफत से ज़ुल अर्श का मतलब ये है कि अर्श वाला, यानी उसने अर्श को क्रिएट किया, अर्श के ऊपर वो विराजमान है, ये उसकी अर्श के ऊपर वो तसर्रुफ कर सकता है, करे उसने किया है। ये जो इजाफत है ये मिल्कियत को, तसर्रुफ को और खल्क को बताती है, ठीक है? और इसके लिए ठीक अर्श है। का कदीम होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर अब जैसे हम और देख लेते हैं जन्नत और दोज़ख, जी ठीक है? जी, इसके बारे में ये हादिस हैं या कदीम हैं? हादिस है। ठीक है। कुरान मजीद, कलाम नफसी, खुदा का कलाम नफसी कदीम है। कुरान मजीद जो मेरे और आपके हाथ में है वो हादिस है, यानी अच्छा जो मतलब कॉपी है, कदीम कदीम जो कैसे आप कॉपी है मुसहफ, जो प्रिंटेड है, जो ताज कंपनी ने शाये किया या फला जो भी हमारे यहाँ है ना, जी, जी। वो हादिस है। यही वजह है कि उसको अगर कोई जलाए तो जल जाता है, कोई मिटाए तो मिट जाता है। ठीक, ये बात मैं समझ गया मुफ्ती साहब। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद जो कलाम नफसी है वो कदीम है, इस पर क्या दलील है? ये अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इल्म कलाम का, हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कलाम की इस तकसीम को लफ्जी और नफसी को नहीं मानते हैं। आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें ये चीज़। नहीं नहीं, आप इस तकसीम को मानते हैं? तक़सीम आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें मैं मुफ्ती साहब, मैं करूंगा, मान लूँगा। मैं करूंगा। ठीक है, मैं अभी अभी तक आप, चूंकि आप कलाम नफसी को समझते हैं, यू ठीक अंडरस्टैंड है, कलाम लफ्जी, ठीक है? आप इस तकसीम को, कि कलाम की दो किस्में हैं, कलाम नफसी, कलाम लफ्जी, और कलाम नफसी खुदा की सिफतें और कदीम, इस पूरे डिस्कशन को आप मानते हैं या अभी तक नहीं मानते थे? वो आप मानेंगे बाद में, वो अलग बात है। मैं मानता हूँ मुफ्ती साहब, मैं ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो बात बेसिकली जो मेरा आर्गुमेंट है वो ये है कि जो कलाम नफसी वो कदीम है, तो इसके अंदर जो जन्नत, जहन्नुम, मतलब मखलूक का जो ज़िक्र है, मखलूक तो हादिस है जो बाद में पेश आई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक किताब है जो 2000 साल पुरानी किताब है, मिसाल के तौर पे, मैं कुरान मजीद की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर जी ये लिखा हुआ है कि 2020 में कोरोना आया। मतलब एक बात है कि 2020 में कोरोना आया, और जब 2021 आ जाता है तो लोग ये कहते हैं तो पिछले साल की किताब है भाई, इसमें ये बात लिखी हुई है। तो हम इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि 2000 साल पुरानी किताब है। मैं आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं समझा। आई डोंट नो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मुफ्ती साहब, कुरान यानी मजीद आप में ये कह रहे हैं कि अगर कलाम नफसी कदीम है तो उसमें मखलूक का तस्करा नहीं होना चाहिए था? एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए था। ओके, कदीम मतलब किसको या कहते तो हम हैं? यूं कह लें, अब आप या अब तो हम होल्ड यूं ऑन, कह लें कि अब हम कुरान इस पर मजीद बात के करते वो हैं पार्ट, कि रुक जाइए। कुरान मजीद के वो पार्ट जो हैं वो नहीं 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 हादिस नहीं समझ नहीं, गए, कदीम समझ है, जो गए। अल्लाह आप ताला की सुन ले, कवानीन सुन ले, वगैरह। पहले बात सुन ले भाई। अब समझ अब गए। हम बात करेंगे कि कदीम क्या है। कदीम किसे ठीक है। कहते हैं? कदीम जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, कोई इंतहा ना हो। जिसकी ना कोई इब्तदा हो ना कोई इंतहा हो। अच्छा, इसको दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आप उसको टाइम बाउंड नहीं कर सकते ना। अगर टाइम जी, जी, बाउंड होगा तो बिल्कुल। उसकी इब्तदा भी टाइम होगी, बाउंड नहीं इंतहा है। भी होगी। ठीक है। वो टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है?
तो टाइमलेस है। खुदा की जो कलाम नफसी सिफत है वो टाइमलेस है। तो क्या टाइमलेस के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उसमें किसी टाइम बाउंड चीज का तस्कीरा नहीं हो सकता, वरना ये चीज इलॉजिकल है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जरा एक्सप्लेन करें इस चीज को। मैं ये मतलब कह रहा हूं कि खुदा की सिफत टाइमलेस है, टाइम बाउंड नहीं है। वो 2000 साल, 5000 साल, 1 लाख साल पुरानी नहीं है, वो टाइमलेस है। टाइम से तो आप उसको जज ही नहीं कर सकते ना। तो क्या एक टाइमलेस कलाम में टाइम बाउंड चीज का जिक्र नहीं हो सकता? क्या ये इलॉजिकल है? नहीं, इलॉजिकल है कि लॉजिकल है? लॉजिकल हो सकता है। हो सकता है। अब हुआ है, अब क्या मसला है? भाई यही आपसे पूछना चाह रहा था। अब जो है ना, ये समझ आ गया मुझे, ये बात जो आपने टाइम बाउंड वाली बात की है ना। हम्म। तो अब जो जन्नत और जहन्नुम का मसला है, इस पे भी मेरा यही सवाल था कि ये हादिस है या कदीम है। जवाब हो गया। जवाब हो गया। बस यही एक छोटी सी बात थी जो क्लियर करनी थी मैंने मुफ्ती साहब। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ए बी खान। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं बस आपके करीब से ही बात कर रहा हूँ। जी, लहजा बता रहा है। जी, हम्म। आपसे मुलाकात ना हो सकी। मैं दारुल में अभी तकरीबन 2 साल से पहले ही फरागत हुई, 2 साल पहले। हम्म। और जब मैं पढ़ता था तो स्ट्रीम वगैरह की मालूमात नहीं थी कि आप करते हैं। इत्तिफाकन नज़र पड़ती थी तो बस मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे कुछ साथी हैं, अहमद अशरफ वगैरह, आप शायद जानते हैं अहमद जानते हैं। अशरफ। हम्म। जी, जी। बस हम्म। मुफ्ती साहब, यही मालूम करना था कि थोड़ा-सा इस स्ट्रीम के हवाले से कि हम भी कर सकते हैं क्या, और इसके लिए किन चीज़ों को मुताले में रखें वगैरह, कुछ इस तरह की आराम से चीज़ें। करें, किसी ने नहीं रोका, फ्री वर्ल्ड है भाई, तो कोई मसला नहीं है। नहीं। मुताला मुताला आप स्ट्रीम करने के लिए मुताला ना करें, मुताला करने के बाद स्ट्रीम करें। स्ट्रीम करने के लिए मुताला करेंगे तो मुताला कभी खत्म नहीं होगा और सही नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुताला कर लें, फिर जब आपको ये लगे कि यार मैं सवालात का जवाब दे सकता हूँ, चाहे सवालात खुसूसन मुझसे अगर इलाहियात के ताल्लुक से हो, दीन के ताल्लुक से हो, तो अकली बुनियादों पर मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जब आपके अंदर इंशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस हो जाए तो स्ट्रीम करें। जी, जी, जी। नहीं, मालूम ये करना था कि किन चीज़ों का मुताले में रखें, फिर वो तो स्ट्रीम वगैरह तो बाद में हो आप जाएगी। चूंकि दारुल देवबंद के फाजिल हैं, तो मैंने जी। गालिबन मेरी एक पोस्ट भी इस ताल्लुक से है, उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी कि हजरत थानवी, हजरत नानोतवी, शाह वलीउल्लाह और ऊपर से इमाम गजाली तक आप चले जाएं, इन लोगों के उलूम का मुताला कर लें तो इंशाल्लाह बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। जी, जी, जी। ये स्ट्रीम में भी बारहा मैंने आपसे सुना है। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत या, शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा। दुआओं की दरख्वास्त है मुफ्ती साहब। आपसे भी सलाम अलैकुम। अच्छा जी, अब हम स्ट्रीम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे साथ हैं तुराब। तुराब है कि सुराब है? तुराब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, जी तेलंगाना इंडिया से। जी। और ये मेरा असली नाम नहीं है। मैं आप समझ सकते हैं कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ। आप नो मुस्लिम, ओके, ठीक है, नहीं जी मुझे जी नहीं जी मालूम था, ठीक है जी। जी। बहुत हम्म, बहुत साल हो गए हम लोग को बोल करके, पूरी फैमिली और बहुत सारे बहन है मेरे। जी। तो मैं यहाँ पर जो है तेलुगु जुबान में दावती काम में सरगर्म था। अभी हालात आपको पता है कैसे हैं हिंदुस्तान के। तो बस आपके वीडियोस देख के थोड़ा बोलते रहा उसको कि जिंदा दिल या मुर्दा दिल जिंदा हो गया है कि अब मैं भी कुछ करूं। तो इंशाल्लाह मैं आपको मेल करूंगा मेरी डिटेल्स। अगर मुझे मौका दिया जाए कभी आपके स्ट्रीम में तो इंशाल्लाह मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जरूर, आपका तजुर्बा हम सुनना चाहेंगे और लोग जी सुनना चाहेंगे कि आपने इस्लाम कबूल किया तो क्या, किस चीज ने मुतासिर किया। आज आप बिल्कुल चूंकि आखिर वक्त में आ रहे हैं, तो कभी ऐसा कीजिएगा कि स्ट्रीम में कमेंट में लिख दीजिएगा इसी नाम से कि आप एक नो मुस्लिम है, अपना तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं, तो आपको ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। चलें, ओके। जुल्करनैन महमूद भी हैं। नहीं, अब हम लेंगे गुमसुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कमर है, कमर सईद है जी। मुफ्ती साहब, आपकी स्ट्रीम मैंने देखी, तो उसमें ना जहन में एक सवाल था
कि कुरान पाक में आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुतकल्लम नहीं है, उसका आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला, मेरे पास कुछ आयतें हैं जो जिसमें मुतकल्लम नहीं, मैंने नहीं कहा मुतकल्लिम नहीं है भाई, नहीं मैंने नहीं वो कहा। उसने, हाँ उसने कहा, आपने उसका जवाब दिया, हाँ ठीक है, तो आपने उसका जवाब दिया कि मेरे पास कुछ आयतें हैं जिसमें साफ जाहिर है कि अल्लाह ताला मुतकल्लम है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि वो आयतें भी आज हमें बताएं कि वो कौन सी आयतें हैं। दूसरा ये था कि मेरा जो आइडिया है कि अगर अल्लाह ताला मुतकल्लम नहीं है कुरान पाक में बहुत सी जगह पे, तो इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे साबित होते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही लाने वाला हज़रत जिब्रील अमीन थे। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने ही कहा कि पर अपने रब के नाम से, और वो ये नहीं फरमा सकते थे हज़रत जिब्रील अमीन कि पर क्योंकि मैं तेरा रब हूँ तो पढ़। और इसी तरीके से हज़रत मूसा जो थे, उनके साथ जब अल्लाह ताला ने कलाम किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तेरा रब हूँ, मूसा मैं तुम्हारा रब। तो हज़रत मूसा की जो तरायत में मिलता है तो अल्लाह ताला मुतकल्लम नजर आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि वही आई, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम नहीं किया, इसलिए हमें जो मिलती है वहाँ पे अल्लाह ताला वहाँ पे खुद नहीं है, किसी के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू पैगाम पहुंचाया। मुतकल्लिम का क्या मतलब है? कलाम करने वाला या डायरेक्ट कलाम करने वाला? मुतकल्लम का मतलब ये है कि आयत में अपने आप को बयान करने वाला। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारा रब हूँ, यानी कि आप बात कर रहे हैं हज़रत मूसा से, इन्नी अना अल्लाह, इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैक, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा रब हूँ, जूते उतारो। बिल्कुल। अच्छा, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करते हैं कुरान पाक में, तो अल्लाह ताला कहते हैं कह दो अल्लाह एक है, कुल वल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी। ये इस बात का दलील है। हाँ, नहीं मतलब इसका इनकार किसी ने नहीं किया। मैंने आपसे एक सवाल किया, बेसिक क्वेश्चन, कि मुतकल्लिम का मतलब क्या कलाम करने वाला है या डायरेक्ट कलाम करने वाला है? डायरेक्ट कलाम करने वाला नहीं, यही चीज मैं सही करना चाह रहा हूं कि मुतकल्लिम का मतलब डायरेक्ट कलाम करने वाला नहीं होता। मुतकल्लिम का मतलब है जिसका कलाम है। मुतकल्लिम का मतलब है कि जिसका कलाम है, वो डायरेक्टली मुझसे कलाम करे या इनडायरेक्टली करे, कलाम उसका है, वो मुतकल्लिम है। साहिब कलाम को मुतकल्लिम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने या सुप्रीम कोर्ट ने या प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर जारी किया और उसने कहा कि भाई यू डू दिस, तो आप ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट आपसे आके नहीं कहेगा, मीडिया में छपेगा, लोग कहेंगे, आपको पता चलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि कहा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर मुतकल्लिम है, लेकिन उसका कलाम आप तक पहुंचा है वास्ते से, लेकिन इस वास्ते ने उसके कलाम मुतकल्लिम होने को खत्म नहीं किया है, सिर्फ इस चीज को खत्म किया है कि डायरेक्टली उसने आपसे बात नहीं की है। दैट्स इट। जी, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक जगह पे बात कर रहे थे तो उसमें बार-बार लफ्ज आया था मुतकल्लम। अल्लाह ताला मुतकल्लम नहीं है, अल्लाह ताला गायब है, अल्लाह ताला। मेरे ख्याल से आपने देख ली सचवाला वाली डिबेट, ठीक है, 4 साल पुरानी वाली, और आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। मैं जो मैंने जो बात कही वो कह रहा है कि अल्लाह ताला थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो ये कह रहा है अल्लाह ताला थर्ड पर्सन है, मैं भी कह रहा हूं थर्ड पर्सन है। मैंने कब कहा कि अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन है हर जगह? अल्लाह ताला थर्ड पर्सन, लेकिन क्या थर्ड पर्सन होना उसके मुतकल्लिम होने को निगेट कर देता है? ये पूरी डिबेट है। वो बंदा ये कह रहा है कि नहीं, थर्ड पर्सन होने का मतलब ये कि उसका कलाम ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि थर्ड पर्सन का भी कलाम होता है, अभी मैंने प्रूफ किया। जी, बिल्कुल सही। तो आपने ज्यादा सही ट्रांसलेट किया मुझे। मेरा मकसद और मतलब ये था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस साइड डिबेट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा साबित होना प्रूफ होता है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। बहुत बेहतर जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, उन्होंने कहा मुझ पे वही आती है, ही इज द ट्रूथ, ये सच है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो ये भी कह सकते थे कि अल्लाह ने डायरेक्ट मुझसे कलाम किया जिस तरह हजरत मूसा से किया, ठीक है, लेकिन वो ये ना कहकर ये कह रहे हैं कि मुझ पर वही आती है, तो ये उनकी ऑनेस्टी की ज्यादा मजबूत दलील है, ये आप कह रहे हैं? यस, बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल। और देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सच्चाई साबित हो ही जाती है, क्योंकि बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कुरान पाक में जो उस जमाने में बयान करना बहुत मुश्किल था जी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको हमारी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जो वही अल्लाह ताला की तरफ से आई। ये उनका सच्चा होना साबित होता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आज प्रूफ होता है कि ये जो बातें हैं कुरान पाक की, ये कितनी ऑथेंटिक हैं कि उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी,
तो सेम टू सेम वर्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रांसफर किया, क्योंकि वही का आना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा था कि उनके दिल पे वो उतरती थी। तो एक मेरा जैसा शख्स, खैर मैं तो कंपेयर नहीं कर, लेकिन मेरे जैसा शख्स कह सकता मे भी मुझे डाउट लगा है, मे बी मैं भूल गया हूँ, नहीं तो मैं इसमें ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है कि एक आम आदमी भी ये समझ सकता है कि भाई अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलना होता तो सीधा ही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है, बीच में वो जिब्रील को क्यों ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस तरीके से कन्वे किया जैसे हुआ, तो ये उनके ऑनेस्टी की एक एडेड उस प्रूफ है। बहुत अच्छा, आई लाइक इट। चलें जी, थैंक यू मुफ्ती साहब, आपसे बात करके तो रूह जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। जो भाई रह गए हैं अगली मर्तबा कोशिश करेंगे कि उनके साथ इंटरेक्शन हो, और आज की स्ट्रीम अच्छी रही। एक्नॉलेज इस्लाम साहब जज़ाकुमुल्लाह खैरन, तौहीद भाई भी रहे काफी देर तक के, जब तक इंटरनेट ने साथ दिया। इंशाल्लाह अगली मर्तबा फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात।